हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो जीके और जीएस के हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये पीछे पूछे गए परीक्षा में से उठाए हैं और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चनों पर क्या आज हम चर्चा करेंगे, टेस्ट लगाएंगे और आप सबके लिए 50 क्वेश्चन में से लेकर 36 का आप सबको टारगेट दिया है। क्लास शुरू होने से पहले बताना चाहूंगा कि बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पीडीएफ, देखिए जो भी क्लास होती है हमारी उसकी ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो एक दिन बाद हमारे आरएम स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है। वहां से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो आप सबके लिए आज 36 का टारगेट है। धीरे धीरे बेसिक से लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। टारगेट जो है क्वेश्चनों का क्या है कम होता चला जाएगा। तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मंदिर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोणार्क मंदिर से ही पूछा जाता है, क्योंकि कोणार्क मंदिर जो है इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्माणकर्ता पूछा जाता है या इसका स्थान पूछा जाता है। तो देखिए क्या पूछा गया है, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जो है इसका नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और नरसिंह देव प्रथम जो थे वो गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक। अगर पूछा जाए कि सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था तो वो गंग वंश ने करवाया था 1250 ईस्वी में। 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण ही पूछा गया था कि किसने करवाया, हाल ही में जो परीक्षा लगी थी। अब बात करते हैं कहां स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका क्या है निर्माण करवाया गया था। और कोणार्क मंदिर जो है इसको सूर्य मंदिर कहते हैं। अब बात आती है मुख्यतः धर्म भी पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये देखिए ये हिंदू धर्म को समर्पित है। हिंदू धर्म को यह समर्पित है। भगवान सूर्य देवता को यह मंदिर क्या है समर्पित है। तो हिंदू धर्म को क्या है ये समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट जानकारी दूंगा। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो हाल ही में जो आगामी जो परीक्षा है जो नवंबर दिसंबर का हमने टारगेट रखा है उसकी परीक्षा के लिए हमने फ्री टेस्ट रखा है सोल्जर टेस्ट नाम से, जिसमें क्या है आपको पहले टॉपिक की क्या है सूचना दी जाएगी कि किस टॉपिक का किस दिन क्या है टेस्ट होगा। हमने 18 जून यानी कल जो है कल एक टेस्ट लगाया था जिसमें 3 टॉपिक दिए गए थे। एक भूगोल से था और एक तीसरा जो है एक इतिहास से और करंट अफेयर से। इसके क्वेश्चनों का क्या है 30 क्वेश्चनों का हमने सेडा क्लासेस ऐप पे टेस्ट रखा था जिसमें काफी बच्चों ने भाग लिया था। ये सीरीज जो है ये 5 से 7 दिन यानी साप्ताहिक टेस्ट चलेगा हमारा। पहले से टॉपिक जो है आपको बता दिए जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए ये टेस्ट अवश्य लगाएं एक बार। और हमने 45 टेस्ट यानी मॉडल टेस्ट जो है 45 वो भी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के और 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में आपको मिलेंगे। और समय जो है वो 60 मिनट का समय है। तो आप अपनी तैयारी के साथ एक एक टेस्ट जो है वो अवश्य लगाएं। और सेडा क्लासेस ऐप को आज ही क्या है डाउनलोड करें। उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां हुआ? यानी राष्ट्रमंडल खेल जो है, देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो है वो खेल सबसे बड़े जो खेल संघ जो है वो ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, ये बड़े संघ हैं जो प्रत्येक 4 वर्ष में क्या है आयोजित होते हैं। तो यहां पूछा गया कि प्रथम यानी पहली बार जो है आयोजन कहां हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कनाडा में आयोजित हुए थे। हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ, तो ये 1928 में इसका क्या है आयोजन हुआ था कनाडा देश में। अब बात करते हैं एशियाई खेलों की। इससे पहली क्लास में भी हमने चर्चा की थी। फिर से देखिए एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो भारत से हुई थी, यानी हमारे देश भारत नई दिल्ली में आयोजन हुए थे। कहां आयोजन हुए थे? दिल्ली में आयोजन हुए थे 1951 में। अगर पूछा जाए प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल कहां आयोजित हुए थे, तो भारत दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे। कब हुए थे? तो 1951 के अंदर क्या है आयोजित हुए थे। और ओलंपिक खेल भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है प्रथम आयोजन जो है वो एथेंस यूनान के अंदर आयोजित हुए थे 1896 में। 1896 में क्या है
एथेंस यूनान के अंदर क्या है ये ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है किडनी स्टोन का कारण क्या है। देखिए किडनी स्टोन, किडनी यानी गुर्दे में जो पथरी होती है, गुर्दे के अंदर जो पथरी जो होती है उसका कारण क्या है, वो किस पदार्थ से बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और ऑक्सलेट से बनती है। किससे बनती है? कैल्शियम और ऑक्सलेट से क्या है पथरी बनती है। और कहां बनती है? गुर्दे की पूछी गई है, गुर्दा यानी किडनी में स्टोन बनने का कारण क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर किस राज्य में बना। दुनिया का यानी विश्व का पहला मंदिर जो है वो 3D प्रिंटिंग यानी 3D प्रिंटिंग जो है उस पर की गई है, तो किस राज्य में बना है? हाल ही में बना है, करंट अफेयर से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में बना है। किस में बना है? तेलंगाना राज्य में बना है। देखिए साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ करंट अफेयर पे भी क्या है स्पेशली फोकस करें, क्योंकि सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 में से 3 से 4 क्वेश्चन के हाल ही में परीक्षा लगी थी, इसमें क्या है 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो हम प्रत्येक टेस्ट और प्रत्येक सीरीज में क्या है 3 से 4 क्वेश्चनों पे करंट अफेयर पे क्या है चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर दिल्ली करंट अफेयर जो है हमारे टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट पर डाला जाता है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप वहां से क्या है सुबह करंट अफेयर भी क्या है अवश्य तैयारी करें इसके साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध जो है वो किससे है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा से। पीटी उषा जिसे उड़न परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी जिसे कहा जाता है। इसकी क्या है पीटी उषा की क्या है इसमें आत्मकथा है। आत्मकथा जो है पीटी उषा की वो क्या है गोल्डन गर्ल के नाम से इसको क्या है पुस्तक का नाम रखा गया। और ये ध्यान रखें 1985 में एशियाई खेल हुए थे। गोल्डन गर्ल क्यों कहा जाता है इसको? 1985 में एशियाई खेल हुए थे, उसके अंदर इन्होंने 6 गोल्ड मेडल, कितने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, इन्हें स्वर्ण पदक क्या है जीते थे। उसके बाद क्या इन्हें उड़न परी कहा जाता था। ये एथलेटिक्स से थी, रेस से थी, 400 मीटर बाधा दौड़ जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में हर्डल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डीएनए किसका बना होता है। डीएनए जो है वो किसका बना होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। क्या बना, किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल का ये क्या है बना होता है। और यह ध्यान रखें डीएनए जो है इसको क्या कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह एक अम्ल है, इसका पूर्ण रूप भी पूछा जाए तो क्या होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका क्या है पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहां स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सासाराम बिहार में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान दें शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इनका मकबरा पूछा जाता है, एक इन्होंने जीटी रोड, एक इन्होंने क्या जीटी रोड जिसे ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण करवाया था। और 2 इनके प्रमुख क्या है युद्ध पूछे जाते हैं। पहला युद्ध जो चौसो का युद्ध, पहला युद्ध कौन सा लड़ा था चौसो का युद्ध। दूसरा बिलग्राम का युद्ध। देखिए चौसो का युद्ध जो है वो कब हुआ था, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो चौसो का युद्ध जो है वो 1539 में लड़ा गया था। बिलग्राम का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो इसके जस्ट अगले साल क्या है 1540 में लड़ा गया था। अब बात करते हैं, पूछा जाता है किस युद्ध में कौन पराजित हुए कौन विजय हुए, किन के मध्य हुआ। तो देखिए चौसो का युद्ध, पहला युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी क्या है विजय हुए थे। क्या हुए थे? विजय हुए थे। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हुमायूं किसके द्वारा पराजित हुए। क्वेश्चन ऐसे भाषा बदली जाती है, किसके द्वारा पराजित हुए यानी किसके द्वारा हारे। तो ये ध्यान के शेरशाह सूरी द्वारा हारे। और दूसरा युद्ध है यह भी क्या है शेरशाह सूरी और क्या है हुमायूं के बीच हुआ, हुमायूं के बीच, उसमें भी क्या है शेरशाह सूरी क्या है विजय हुए थे। क्या हुए थे? विजय हुए थे। और पराजित कौन हुए थे? तो हुमायूं हुए थे। किसके द्वारा हुए थे? तो शेरशाह द्वारा क्या है पराजित हुए थे। क्लियर है। ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसे जीटी रोड बोलते हैं। और इनका मकबरा कहां स्थित है? तो वो सासाराम बिहार राज्य में। कहां स्थित है? सासाराम बिहार राज्य में स्थित है।
चोसो का युद्ध पूछा जाए कब लड़ा गया तो 1539 में। बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया कब लड़ा गया तो 1540 में। किन के मध्य लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये दोनों लड़े गए थे। दोनों युद्ध में जो है वो शेरशाह सूरी विजय हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शीशे का संकेत है। देखिए शीशा का संकेत, संकेत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की सीरीज में भी हमने एक संकेत डाला, क्वेश्चन डाला था। तो शीशे का संकेत क्या है? शीशा, जिसे लेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? एफ बी, सॉरी पीबी, एफ बी नहीं सॉरी पीबी जो है वो क्या है? शीशा लेड का क्या है? संकेत है। और एफ ही जो है वो किसका है? लोहा का संकेत है। और सीयू जो है वो किसका है? कार्बन का, सॉरी तांबा का। किसका है? तांबा का। और एसएन जो है वो किसका है? टिन का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? यानी विवरण जो मिलता है, जीने का अधिकार का विवरण जो है वो और किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? अनुच्छेद 21 के अंदर मिलता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक मिनट। अगला क्वेश्चन पूछा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको कौन सी रेखा है? तो इसका सही सी आंसर हो जाए विषुवत रेखा। इसको जिसको क्या बोलते हैं? भूमध्य, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। देखिए ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारा क्या है? गोलार्ध है। ये देखिए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली जो रेखा होती है उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। देखिए यहां से एक दो क्वेश्चन और क्लियर करते हैं। और जो बोलते उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींचे जाने वाली जो रेखाएं होती है वो कौन सी रेखाएं होती है? वो देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा बोलते हैं जिसको। अब देखिए मुख्यतः क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक तो ये पूछा जाता है उत्तर से उत्तर दक्षिणी भागों में विभाजित करने वाली रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व गोलार्ध को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। फिर बात आती है देशांतर रेखाएं। देखिए देशांतर रेखाएं जो है वो समय और तिथि को दर्शाती है। पूछी जाती है समय और तिथि को दर्शाने वाली रेखा। समय और तिथि को कौन सी रेखा दर्शाती है? तो देशांतर रेखाएं दर्शाती है। किसी स्थान की स्थिति को, स्थान की स्थिति को दर्शाती है वो कौन सी रेखा? अक्षांश रेखाएं इसको क्या है? दर्शाती है। तो क्लियर है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे कौन सी रेखाएं हैं? तो विषुवत रेखाएं या भूमध्य रेखाएं या 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए विद्युत चुंबक जो है वो किसके बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक जो है वो किसके बनाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। और ध्यान रखें इसके साथ साथ विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी किसकी बनाई जाती है? तो ये भी क्या है? नरम लोहे की बनाई जाती है। दूसरा डायनेमो, डायनेमो जो है वो किसका बनाया जाता है? वो भी क्या है? नरम लोहे का बनाया जाता है। और तीसरा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जो है वो किसका बनाया जाता है? ये तीनों ही जो है वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं हो, देखिए यहां अगर ऑप्शन में लोहा दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर नरम लोहा ही होगा। अगर ऑप्शन में लोहा नहीं हो, नरम लोहा नहीं हो, तो आप क्या है? लोहा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन ये पीछे 2017 में पूछा गया था। अब क्लियर ध्यान है किस पेपर में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में नरम लोहा नहीं था। अगर नरम लोहा नहीं हो और ऑप्शन में लोहा दिया हो तो हम राइट आंसर क्या? लोहा कर सकते हैं। अगर दोनों हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरम लोहा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? देखिए भविष्य की धातु किस धातु को कहा जाता है? देखिए भविष्य की धातु उस धातु को कहा जाता है जिस धातु का अन्य धातु से जीवन काल अधिक हो,
अन्य धातु से जिस धातु का जीवन काल अधिक हो उसको क्या है, भविष्य की उस धातु को क्या है, भविष्य की धातु कहा जाता है। और इसका जो जीवन काल है वो अन्य धातु से क्या है, अधिक है। अगर मैं बात करूं देखिए स्टील से, स्टील जो है वो सबसे क्या है, कठोर धातु है। स्टील से भी क्या है, टाइटेनियम का 4 गुना क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, टाइटेनियम हो जाएगा। तो टाइटेनियम जो है वो 4 गुना अधिक इससे क्या है, कठोर है, जो इसको क्या है, भविष्य के धातु। और एक ये भी ध्यान रखें, आशा की धातु, आशा की धातु भी इसको ही कहा जाता है। आशा की धातु किसको कहा जाता है, तो आशा की धातु जो है वो भी क्या है, टाइटेनियम को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा जो है वो किस नदी को कहा जाता है। देखिए गुजरात की जीवन रेखा जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों की जीवन रेखा ही किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। मुख्यतः ज्यादातर गुजरात ही पूछा जाता है कि गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उद्गम पूछा जाता है, एक उद्गम पूछा जाता है। और इसका विस्तार जो है वो कितने राज्यों में बहती है, तो महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंटली पूछा जाता है जीवन, गुजरात की जीवन रेखा। दूसरा पूछा जाता है इसका उद्गम, तो उद्गम जो है इसका अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वहां से क्या है इसका उद्गम होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा इसका पूछा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली, तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा नदी है। देखिए पश्चिम की ओर 6-7 नदियां बहती है, मुख्यतः जो पूछी जाती है वो नर्मदा पूछी जाती है, नर्मदा पूछी जाती है, एक ताप्ती पूछी जाती है। नर्मदा और ताप्ती 2 ही नदियां पूछी जाती है जो मुख्यतः जो है क्या है, बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और ये नर्मदा जो नदी जो है वो क्या है, पूर्व से क्या है, पश्चिम की ओर बहती है, यानी विपरीत दिशा में बहने वाली नदी। हाल ही में परीक्षा लगी उसमें क्या पूछा गया था, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बहने वाली नदी। दोनों ऑप्शन में थे नर्मदा और ताप्ती नदी, दोनों जो क्या है विपरीत दिशा में बहती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। क्लियर है। दूसरा देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। मुख्य क्वेश्चन याद रखें, अगर पूछा जाए कि निम्न में से पूछा जाए कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है या नहीं, तो यह ध्यान रखें नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियां क्या है, डेल्टे का निर्माण नहीं करती। तो क्लियर है। इसका उद्गम स्थल कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। और विपरीत दिशा में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां को बोला जाता है। और ये अपना जल जो गिराती है ये पूछा नहीं जाता, ये अरब सागर में जल गिराती है, यानी मुहाना जो करती है वो कहां करती है, अरब सागर में करती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, नेफा जो है वो किस राज्य का पुराना नाम है, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नेफा नाम से इसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए 2023 में हाल ही में बने हैं और ये भारतीय व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो अजय बंगा। कौन बने थे, अजय बंगा जो है विश्व बैंक के क्या है, नए अध्यक्ष बने थे। और ये भारतीय थे, अभी हाल ही में 2023 में क्या है अब ये नियुक्त हुए थे। और एक विश्व बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो कहां स्थित है, तो वाशिंगटन, वाशिंगटन के अंदर क्या है इसका मुख्यालय स्थित है। और स्थापना भी याद रखें, स्थापना भी पूछी गई है। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी विश्व बैंक की, तो 1944 में इसकी क्या स्थापना हुई थी। हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। हेडक्वार्टर कहां स्थित है, तो वाशिंगटन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है। तारे जो चमकते हैं उसका रंग जो है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए छोटे तारे जो होते हैं, छोटे तारे जो होते हैं उसका तापमान क्या है,
कम होता है और बड़े तारे जो है उनका क्या है तापमान अधिक होता है। ये बेसिकली याद रखे, पूछा नहीं गया है। तो तारों का रंग निर्भर करता है तो उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों से रिलेटेड हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, सूर्य एक है, सूर्य एक है, यह पूछा गया था। सूर्य एक तारा है, यह ध्यान रखें, सूर्य एक क्या है, तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुब्रता कप, अगला क्वेश्चन है सुब्रता कप। देखिए ट्रॉफियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले फुटबॉल से ही पूछा जाता है। किसे पूछा जाता है, फुटबॉल से ही क्या है पूछा जाता है। ऑप्शन में नहीं डाला है तो इसका ऑप्शन कर लेना, फुटबॉल कर लेना। तो सुब्रता कप जो है वो किससे संबंधित है, तो वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन पे हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है, तो पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है, N2 नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत पर पाई जाती है, तो 78% पर पाई जाती है। फिर O2 भी कल हमने चर्चा की थी, याद हो तो 21%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाई जाती है, 21% पाई जाती है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना प्रतिशत पाई जाती है, 0.03% क्या है गैस पाई जाती है। ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, यह क्वेश्चन जो है वो काफी कंफ्यूजन करता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। वो कैसे, समझिए क्वेश्चन को। सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, शुक्र आता है। लेकिन गर्म कौन सा ग्रह है सबसे, शुक्र। सूर्य, ये बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर सूर्य के नजदीक है तो क्या है, सबसे गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र है। क्योंकि शुक्र ग्रह पे क्या है, 92% से अधिक क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण क्या है सबसे गर्म ग्रह है। और बुध ग्रह जो है वो, बुध ग्रह जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा ग्रह। तो बुध ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है, गैनीमेड है। कौन सा है, गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, देखिए सबसे बड़ा चंद्रमा, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बृहस्पति ग्रह पर क्या है स्थित है। और बृहस्पति ग्रह का ये सबसे बड़ा क्या है उपग्रह भी है। बृहस्पति ग्रह का ही सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। ये क्या है, चंद्रमा है जो सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़क सिंह जो थे, इनके क्या है उत्तराधिकारी थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक इसकी, इनकी राजधानी भी याद रखें, राजधानी, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी, तो लाहौर के अंदर। कहां स्थापित की थी, लाहौर के अंदर इन्होंने क्या अपनी राजधानी स्थापित की थी। मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह ध्यान रखें, सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य की संस्थापना या संस्थापक या स्थापना किसने की थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। और इन्हें शेर पंजाब या पंजाब का शेर भी कहा जाता है, उपनाम इनका है, यह भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया, यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत क्या है जोड़ा गया। और शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु को बच्चों को क्या है शिक्षा देना, प्रदान करने का जो अनिवार्य करने का जो क्या है अधिकार जो है, इसको किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन, यह भी ध्यान रखें 2002 में क्या है यह संशोधन हुआ था। अब बात करते हैं, अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत, अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है, तो इसका यह ध्यान रखें अनुच्छेद पूछा जाए तो कौन सा अनुच्छेद है,
21A अनुच्छेद में रखा गया। किस में रखा गया? 21A अनुच्छेद के तहत इसको क्या है रखा गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको क्या है जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? देखिए यहां से पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिला प्रीमियर लीग जो है वो अभी पहली यानी अभी स्थापित की थी, पहला संस्करण था, इसका प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण। महिला लीग का जो है कब स्थापना हुई पूछा जाए तो अभी हाल ही में 2023 में क्या है इसको लागू किया था। अब बात करते हैं किसने जीता खिताब, तो मुंबई इंडियंस टीम ने इसका क्या है खिताब जीता था। और क्लियर है कब स्थापित हुई तो 2023 के अंदर हुई थी, पहला ये क्या है संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। तो केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो फूल से प्राप्त होता है। किससे? फूल से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर से। फूल के अंदर क्या है पुंकेसर जो होता है मध्य भाग उसको बोलते हैं फूल के, तो पुंकेसर से क्या है प्राप्त होता है। हो सकता है आपको पुंकेसर नहीं दिया हो तो उसमें क्या ऑप्शन में फूल मिलेगा, फूल से प्राप्त होता है। और अब यह भी पूछा गया था हाल ही में कि केसर सर्वाधिक कहां उत्पादन होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में क्या है केसर सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह एक मसाला है। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग किस से होकर नहीं गुजरती? यानी ध्वनि तरंगे जो है वो किस में गमन नहीं कर सकती, किस से होकर नहीं गुजर सकती, या किस माध्यम से होकर क्या है नहीं गुजर सकती? ऐसे किस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। यहां से क्लियर हो जाएगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को क्या है माध्यम की आवश्यकता होती है। कांच में भी माध्यम होता है, वायुमंडल में भी माध्यम होता है, इसी निर्वात में जो है वो माध्यम नहीं होता, और डीजल में भी क्या है माध्यम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में माध्यम नहीं होता। इसका विपरीत क्वेश्चन दूसरा याद करेंगे, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की क्या है आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निर्वात में प्रकाश की जो है वो सर्वाधिक वेग होता है। सर्वाधिक वेग या चाल पूछा जाए तो प्रकाश की कहां होती है निर्वात में होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक और राजा कलिंग के मध्य ये क्या है युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या है अशोक जो क्या है वो विजय हुए थे। अगर पूछा जाए आपसे राजा कलिंग जो है वो किसके द्वारा पराजित हुए थे, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो अशोक के द्वारा। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 कर लेना, 60 पे कर दिया गया। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कहां लड़ा गया, किस भूमि पर लड़ा गया था? तो उड़ीसा राज्य में लड़ा गया था। मुख्य क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि अशोक ने कौन सा धर्म, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। आर्मी में अशोक से यहां से कलिंग युद्ध से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि युद्ध कब हुआ, किस स्थल पे लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया, विजय कौन हुआ और कौन सा धर्म अपनाया? तो कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था, किस धर्म को क्या है स्वीकारा था, तो किस धर्म को क्या है ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। फिर बात आती है बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, ऐसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो देखिए एक इनका पुत्र था महेंद्र और दूसरी इनकी पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा दोनों को क्या है श्रीलंका भेजा था। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए, यानी फ्यूज तार जो लगा होता है घरों में जो है
वो शॉर्ट सर्किट के लिए लगा होता है, उसका गलनांक कैसा होना चाहिए? तो उसका गलनांक होना चाहिए निम्न। निम्न का मतलब क्या होता है? कम होता है। उच्च का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। तो गलनांक जो है, फ्यूज तार का गलनांक अगर पूछा जाए तो वो क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध पूछा जाए तो वो क्या होनी चाहिए? अधिक यानी उच्च होनी चाहिए। फिर फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो ये टीन और सीसा धातु का क्या है? ये बना होता है और इसका गलनांक जो है वो क्या है? निम्न होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? क्रम पूछा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में इसको क्या है? जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध पूछा जाए तो अधिक होना चाहिए और गलनांक पूछा जाए तो इसका क्या है? निम्न होना चाहिए। और किसका बना होता है? और टिन और यह सीसा धातु का क्या है? मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोंटगन ने इसकी क्या है? खोज की थी। इसका प्रयोग जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीआई बोलते हैं। तो आरटीआई का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था। और आरटीआई का पूरा नाम जो होता है वो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार अगर पूछा जाए तो कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ था। इसका पूर्ण रूप राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको सूचना का अधिकार बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति क्या है? सूचना प्राप्त कर सकता है। किसी भी जो है उसको अधिकार है, उस द्वारा क्या है? आरटीआई लगा के क्या है? उसका क्या है? विवरण जानने का अधिकार है, जिसको क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, सबसे उपयोगी जो है वो एक ही होते हैं। तो सबसे उपयोगी जो है कौन सी मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है। और काली मिट्टी सर्वाधिक जो है वो कहां होती है? तो महाराष्ट्र में। कहां होती है? महाराष्ट्र में। अगर काली मिट्टी महाराष्ट्र में है तो फिर आपका सवाल होगा कि सर कपास भी कहां होती होगी सर्वाधिक? है कपास कहां होती होगी? महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है। कपास सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो गुजरात राज्य करता है। कपास जो है वो सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो वो गुजरात राज्य करता है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए क्या है? उपयोगी है। और ब्रैकेट में ये भी कर लिया खरीफ की फसल है। खरीफ क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कपास किस किस्म की फसल है। इसमें से ये पूछा जाएगा निम्न में से खरीफ से संबंधित फसल है या खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। तो ध्यान रखिए कपास जो है वो खरीफ की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? यानी विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक किस पदार्थ में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर देखिए आंवला, एक आंवला पूछा जाता है। आंवला जो है इसमें कौन सी प्रमुख विटामिन पाई जाती है? तो सी विटामिन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सी विटामिन। और सी विटामिन जो है वो खट्टे फलों में पाई जाती है। खट्टे फलों में भी क्या है? फल और सब्जियों में भी क्या है? जो है विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः जो है वो आंवले में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आंवले में क्या है? पाई जाती है। और अंगूर में जो है वो अम्ल पाया जाता है। एक अंगूर में अम्ल पूछा गया था हाल ही परीक्षा में, तो टारट्रिक अम्ल। टारट्रिक जो अम्ल है वो किस में पाया? अंगूर में पाया जाता है। और यह भी ध्यान रखें टारट्रिक अम्ल जो है वो इमली में भी क्या है? टारट्रिक अम्ल ही क्या है? पाया जाता है। और आंवले में जो है वो कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन जो है वो सी पाई जाती है मुख्य रूप से। और विटामिन ए जो है वो मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्णदत्ता व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती? वर्णदत्ता रोग जो होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंड।
कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड बोलते हैं उसमें जो है उस रोगी जो होता है, व्यक्ति ग्रस्त जो होता है, उसको कौन से रंग की पहचान नहीं होती। तो मुख्य जो रंग होते हैं वो दो रंग होते हैं, लाल और हरा। लाल और हरा होता है, और कभी कभी क्या है नीला। नीले रंग की भी क्या है पहचान नहीं होती। कलर ब्लाइंड यानी वर्णदत्ता व्यक्ति जो होता है, ग्रस्त, इस रोग से ग्रस्त जो होता है उस व्यक्ति को मुख्यतः दो रंग होते हैं, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या है नीले रंग की क्या है पहचान नहीं होती। मुख्यतः हम बोल सकते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है। तो हम बोल सकते हैं प्राथमिक रंगों की क्या है, कलर ब्लाइंड जो ग्रस्त व्यक्ति जो होता है उसको ये रंगों की क्या है पहचान नहीं होती। मुख्यतः दो ही रंग होते हैं, लाल और हरा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंड होते हैं। मुख्य बात इसकी है कि ये एक अनुवांशिकी रोग है। अनुवांशिकी रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है संतांतरण होते हैं, उसको क्या है अनुवांशिकी रोग बोलते हैं। इसका कोई अभी तक क्या है स्पष्ट निवारण नहीं है। तो यह एक अनुवांशिकी रोग है जिसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं। दो प्रमुख रंग होते हैं, लाल और हरा, जिसकी पहचान नहीं होता। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या है नीले रंग की भी क्या है पहचान नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? कितने वर्ष में क्या है स्थापित होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या है एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और प्रत्येक सदस्य जो होता है प्रत्येक सदस्य का, राज्यपाल सदस्य का जो है वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा जो है एक ये स्थायी सदन होती है जिसको क्या है उच्च सदन जिसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गेट का मुख्यालय कहां स्थित है? गेट जो है एक संगठन है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट WHO जिसको क्या बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहां स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, यह भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, फेदोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी फेदोमीटर यंत्र का जो प्रयोग जो है वो किस इकाई को मापने में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई मापने में किया जाता है। किस मापने में किया जाता है? ऊंचाई मापने में इसका क्या है उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या है ए ऑप्शन, इसका ऊंचाई नहीं गहराई मापने के लिए। किस मापने के लिए? गहराई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का क्या है प्रयोग किया जाता है गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन कैसे पूछा? समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समुद्र की गहराई जो है वो फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसी गर्त या किसी खाई की गहराई किस द्वारा मापी जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। और अल्टीमीटर द्वारा क्या है ऊंचाई मापी जाती है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो किस द्वारा मापी जाती है? अल्टीमीटर द्वारा इसकी क्या है ऊंचाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक अधातु है। निम्न में से एक क्या है? अधातु है। तो देखिए ए ऑप्शन, पारा जो है एक द्रवित धातु है। क्या है? पारा एक क्या है द्रवित धातु है। लोहा क्या है? लोहा भी एक क्या है धातु है। और स्टील जो है एक कठोर धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रोमियम जो है वो द्रवित अधातु है। मुख्य बात यह था कि द्रवित अधातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? एकमात्र ब्रोमियम। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा, जिसको Hg बोलते हैं। क्या है? पारा, जिसको क्या है Hg बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कैमूर अभ्यारण्य कहां स्थित है? कैमूर अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में है। और यह ध्यान रखिए बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य अगर पूछा जाए कौन सा है तो कैमूर अभ्यारण्य है।
क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित। देखिए युद्ध अभ्यास से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो ये ध्यान रखें। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है जो 2023 में हुआ था, वो भारत और अन्य किस देश के मध्य हुआ, यानी किन दो देशों के मध्य क्या है हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। किस देश के मध्य? यूनाइटेड किंगडम के मध्य ये हुआ था। और इसका स्थान भी याद रखें, आयोजन स्थल या आयोजित स्थल जो है वो कहां था? तो ये उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या है ये आयोजित हुआ था। संस्करण की अगर बात करें, संस्करण यानी क्रम, संस्करण यानी कौन से क्रम का ये युद्ध अभ्यास था? तो ये 7वें क्रम का। कौन से क्रम का? 7वें क्रम का ये युद्ध अभ्यास था, जो उत्तराखंड के अंदर क्या है इसका आयोजन हुआ था और यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य हुआ था। भारत और यूनाइटेड किंगडम दो देशों के मध्य यह क्या है आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पीपल वर्क्स रात्रि में सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ा? देखिए पीपल का जो वर्क्स जो होता है वो रात्रि में सबसे अधिक जो है वो कौन सी गैस छोड़ता है? कौन सी क्या है गैस छोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, CO2 छोड़ता है। CO2 क्या है गैस छोड़ता है जो सबसे जहरीली गैस जो है वो कौन सी है? CO2 गैस है। इसलिए क्या है अपनी साधारण भाषा में बोला जाता है कि रात्रि के समय क्या है पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। पौधे सभी रात्रि को CO2 छोड़ते हैं, लेकिन सर्वाधिक छोड़ता है पीपल का जो वृक्ष होता है ये सर्वाधिक जो गैस जो है वो छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोसाद किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? मोसाद जो है प्रत्येक देश की क्या है गुप्तचर एजेंसियां होती है, तो मोसाद काफी बार पूछा गया। मोसाद किस देश की क्या है गुप्तचर एजेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल की। इजराइल देश की क्या है गुप्तचर एजेंसी है। और भारत की मोस्ट इंपोर्टेंटली भारत की कौन कौन सी है? एक रो जो है वो भारत की गुप्तचर एजेंसी, एक आईबी जिसको इंटेलिजेंट ब्यूरो बोला जाता है, ये दोनों क्या है भारत की क्या है गुप्तचर एजेंसी है। देखिए जो अन्य क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं साथ साथ उनको भी क्या है नोट करते रहे, ताकि आगे जो हम टेस्ट लगाते चले जाएंगे या ऑनलाइन टेस्ट देंगे उसमें क्या है उन क्वेश्चनों को हम सम्मिलित करते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे करने के लिए अन्य जो फैक्ट होते हैं इन्हीं क्वेश्चनों से अन्य चर्चा करते हैं उनको भी क्या आप साथ साथ अवश्य नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कांच जो होता है उसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका द्वारा किया जाता है, या ऑप्शन में रेत मिलेगा, रेत या रेतीली हो सके। अगर ऑप्शन में सिलिका नहीं दिया हो तो रेत या रेत से क्या है इसका क्या है कांच का निर्माण होता है। और कांच की मुख्य बात बस एक यही ध्यान रखें, इसका निर्माण और एक ये अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव क्या है किसको बोला जाता है? तो कांच को क्या है बोला जाता है। कांच क्या बहता है और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? किससे होता है? तो सिलिका रेत से इसका क्या है निर्माण होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु? यानी महात्मा बुद्ध ने जो है वो ज्ञान के लिए भक्ति के लिए जो है गृह त्याग किया था, वो कितने वर्ष की आयु में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में कि इन्होंने क्या है गृह त्याग कर दिया था। और इनकी घटना पूछी जाती है, हाल ही परीक्षा में इनकी घटना दोनों घटनाएं पूछी गई थी। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाबनिशीक्रमण जो है इस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महाबनिशीक्रमण कहा जाता है। एक मृत्यु को कहा जाता है, एक मृत्यु 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो यह भी ध्यान रखें, महापरिनिर्वाण जो किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को घटना कहा जाता है महाबनिशीक्रमण जो है वो किसको कहा जाता है?
तो ये गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, जो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने क्या है, गृह का क्या है, त्याग किया था। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, किस संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? संसद जो होता है उसके किस अंग को क्या है, अभिन्न अंग कहा जाता है? तो देखिए संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग है संसद के? 3 अंग है, ये ध्यान रखें। तो संसद का जो अभिन्न अंग जो होता है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति जो है इसका अभिन्न अंग होता है। ना ही तो इस बैठक में शामिल होता, ना इसका सदस्य होता, फिर भी क्या है, इसका अभिन्न अंग जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और दूसरा जो अंग होता है इसका, राज्यसभा। और तीसरा जो होता है वो लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। और राज्यसभा जो है आप सबको पता है उसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है उच्च सदन। उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और निम्न सदन या अस्थायी, निम्न सदन या अस्थायी सदन पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन या स्थायी सदन किसको कहा जाता है? तो वो राज्यसभा को कहा जाता है। अभिन्न अंग किसको कहा जाता है? तो वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पूछा गया था गंगा की सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी गई थी, तो वो कौन सी है? यमुना। यमुना जो है वो गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे कोसी भी जो है, कोसी, गंडकी, ये सब क्या है? गंगा की क्या है? सहायक नदी है। लेकिन सबसे बड़ी पूछी जाए तो यमुना जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाल ही में परीक्षा लगी उसमें पूछा गया था। तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील जो है, तिब्बत के पास, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील जो है उसके निकट से इसका क्या है? उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो किस तिथि को बनाया जाता है? तो दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हमारी टेस्टों की जितनी भी सीरीज है पूरे सिलेबस को क्या है 2 बार कवर कर लेंगे। तो प्रत्येक शिफ्ट क्या है दिवस से भी पूछे गए थे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 4 मार्च को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण देखिए जो साधारणतः हम घरों में जो यूज करते हैं वो उसको समतल दर्पण बोलते हैं। तो उसकी फोकस दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाए असीमित। भाषा चेंज करेगा, असीमित, अनंत। हमने क्या पढ़ा? अनंत। देखिए हो सकता है असीमित का मतलब भी क्या है? अनंत होता है। तो हर क्वेश्चन आंसर क्या है इंग्लिश में भी क्या है आप रीड करें उसको। तो अगर पूछा अब असीमित लिखा हो तो बच्चे क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्या दे दिया, तो डी ऑप्शन राइट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो असीमित को ही क्या है? अनंत बोलते हैं। फिर पूछा जाता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब, मोस्टली ज्यादातर प्रतिबिंबों से क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्पणों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें प्रतिबिंब ही पूछा जाता है। तो इससे प्रतिबिंब जो है सदैव, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और इससे क्या है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य या गर्म झरना पूछा जाए कहां स्थित है? तो दोनों असम राज्य के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? दोनों ही असम राज्य के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? पहले यूरोपीय अध्यक्ष पूछा गया है। क्वेश्चन को पूरा पढ़े। बच्चे क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बस सीधा ये देखते हैं अध्यक्ष पूछा गया। तो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से 1-2 बार क्वेश्चन को क्या है रीड करें। या यूरोपीय अध्यक्ष पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है वो क्या थे? प्रथम कांग्रेस पार्टी के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष, अब बात करते हैं अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश बनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं? WC बनर्जी। इंग्लिश में क्या मिलेगा आपको? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं संस्थापक की। स्थापना किसने की थी? तो स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने इसकी क्या है? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1885 में की थी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी शॉर्ट में बोल रही है, क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त है? हल चलाने के निशान या साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर हो जाए कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से क्या ये प्राप्त हुए थे, जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर यह स्थल स्थित है, कालीबंगा। और कालीबंगा से एक और महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे, काली चूड़ियां पूछा गया था हाल ही परीक्षा में। काली चूड़ियों के अवशेष कहां मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी याद रखें। शाब्दिक अर्थ, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। और ये कहां स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर यह स्थित है। और ये घग्गर नदी भी नोट कर ले, किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर क्या है? ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो क्या होता है? पतला ग्लास होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखें, पूर्ण आंतरिक की जगह आपको कुल आंतरिक परावर्तन, तो दोनों एक ही बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कुल आंतरिक परावर्तन, तो कुल आंतरिक पूर्ण आंतरिक दोनों ही क्या है? एक ही होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं थी, समाप्त करते हैं। उम्मीद लगते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। और क्लास को, इस सेक्शन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और शेरडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य न भूलें। अभी तक अगर आपने शेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।